वेलकम बैक बच्चों। पोटेंशियोमीटर का पार्ट 2 जो वीडियो है इसमें आपका स्वागत है। चलिए, हमने पिछले वीडियो में ये सीख लिया था कि कैसे हम सेल का ईएमएफ निकालेंगे। उसको और ब्रश अप कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में आपको फिर से याद दिला देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये कहता है द फॉल ऑफ पोटेंशियल ऑन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ प्रोवाइडेड द करंट इज कांस्टेंट। आप चाहें तो लिख लीजिए इसको, द फॉल ऑफ पोटेंशियल थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड द करंट इज कांस्टेंट। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल के बाद एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो V इज इक्वल टू K इंटू L या K इज इक्वल टू V अपॉन L। यहाँ पर K जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब आप लोगों को मालूम है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, K इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है। अब किसी K की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, यानी अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल जाए, तो सेल का ईएमएफ निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकाल सकते हैं? आप इस तरीके से सर्किट को कनेक्ट कीजिए, सेल के प्लस को ड्राइवर सेल के प्लस से जोड़िए, ड्राइवर सेल का ईएमएफ ज्यादा रहिए, तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ ज्यादा रखने से वायर के लेंथ के अलोंग ड्राइवर सेल पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और ड्राइवर सेल जब पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, एक्सपेरिमेंटल सेल का ईएमएफ कम होगा, तो ड्राइवर सेल के अकॉर्डिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। राइट, जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे उतने एंड का जो उतने सेक्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ये मैंने बताया था। राइट, अगर आप अब जॉकी को यहाँ पर स्लाइड करते हुए लेकर जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स पर आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन में, फिर डिफ्लेक्शन घटते घटते एक पोजीशन पर 0 हो जाएगा, उसके बाद डिफ्लेक्शन और आगे जॉकी को करेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था, जॉकी को स्लाइड करके किसी पोजीशन पर जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था, उस स्थिति को हम कहेंगे बैलेंस्ड स्टेट, जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी देखा था, बैलेंस्ड स्टेट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं हम उसे। उस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पर एक्सपेरिमेंटल सेल और ड्राइवर सेल दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहेंगे? सेम। सिंस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा? ईएमएफ। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बैलेंसिंग लेंथ है L, BAL, सफिक्स में BAL स्टैंड्स फॉर बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो अगर बैलेंसिंग लेंथ है LBAL, तो V इज इक्वल टू KL की जगह पर V जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या बन जाएगा? EMF। पोटेंशियल डिफरेंस EMF क्यों बन जाएगा? क्योंकि सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कैसे पता चला करंट फ्लो नहीं हो रहा सेल में से? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, और जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो सेल में से करंट फ्लो नहीं होता है, और सेल में से करंट फ्लो नहीं होता है तो क्या होगा? ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, तो K को अगर हम बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ईएमएफ। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसी को आपको नोट्स में लिखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का, और ये सारी चीजों को नोट्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना है, लैंग्वेज के साथ लिखना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, पर पोटेंशियोमीटर की एक और एप्लीकेशन होती है। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? लेट अस फाइंड आउट कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। चलिए, टू फाइंड internal resistance of a cell, to find internal resistance of a cell, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। यहाँ पर स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, E है EMF और V है पोटेंशियल डिफरेंस।
तो R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर हमें सेल का EMF मिल जाए, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और सेल जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगा है अगर वो मिल जाए, ये तीन चीज मिल जाए तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम B पॉइंट से जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेल है उसका प्लस जोड़ देंगे और माइनस को ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी, उसको हम कहेंगे शंट रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे हम, शंट रेजिस्टेंस, एस से डिनोट करेंगे। दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, 1 ओम 2 ओम 3 ओम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है उसका, शंट रेजिस्टेंस, और इस शंट रेजिस्टेंस को हम एक स्विच से जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हमने ये स्विच ऑन कर दिया तो सेल जो है वो शंट रेजिस्टेंस से भी जुड़ गया, अगर ये ऑफ कर दिया, दिस इज ऑफ पोजीशन। ठीक है, और ऐसा कर दिया तो दिस इज ऑन पोजीशन, तो करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज शंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज की। ओके, की। अब क्या होगा, अगर आपने जो एक्सपेरिमेंटल सेल है जिसका EMF आपको पता है, EMF कितना है E, ठीक है, वो आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी सेल जिसका EMF E है उसको आपने पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ठीक है, और की लगा दिया, फिर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सी। पहले केस में जब हमने शंट को सर्किट में नहीं लाया, ठीक है, व्हेन एक्सपेरिमेंटल सेल इज नॉट शंटेड, एक्सपेरिमेंटल सेल जो है वो शंटेड नहीं है, यानी एक्सपेरिमेंटल सेल के साथ हमने शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया, यानी की को ओपन रखा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम ऐसे स्लाइड करते 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 बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, तो मान लेते हैं उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो निकल रही है L1। कितनी निकल रही है, L1। इफ बैलेंसिंग लेंथ इज L1, ठीक है, तो जब बैलेंसिंग लेंथ L1 निकलेगी तो उस केस में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो सेल का क्या मिलना चाहिए, EMF। तो EMF निकालने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू K, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो E इज इक्वल टू K L1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, E इज इक्वल टू K L1, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करेंगे हम, इफ एक्सपेरिमेंटल सेल इज शंटेड, यानी जब हमने उसको शंट रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कैसे करेंगे, ये की को ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, अब इधर से भले ही करंट फ्लो हो या ना हो, पर यहां से +2 माइनस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा शंट में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि सेल में से करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब यहां से करंट फ्लो हो रहा है तब अगर हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ पहले से घट जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ दूसरे केस में मान लेते हैं L2 आ रही है। ठीक है, इफ E शंटेड, बैलेंसिंग लेंथ उसी तरीके से हमने निकाला, बैलेंसिंग लेंथ गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो वायर की जो लेंथ मेजर कर लेंगे हम लोग, वो बैलेंसिंग लेंथ होगी। बैलेंसिंग लेंथ अगर दूसरे केस में है LENGTH, बैलेंसिंग लेंथ इज L2, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, क्या हमें E मिलेगा या V मिलेगा, उस केस में उतने वायर की लेंथ से हमें EMF ऑफ सेल मिलेगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, हमें मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट EMF। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है कि इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो क्या यहां से भी नहीं हो रहा, यहां से हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्टेड है की और सेल में शंट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। जब सेल में से करंट फ्लो होता है तो उसके प्लस और माइनस के पोटेंशियल डिफरेंस को हम
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी V से डिनोट करते हैं। तो उस केस में E की जगह पर हम लिखेंगे V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2। समझ में आया? अब आप E को V से डिवाइड कीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। E को V से डिवाइड कीजिए तो E अपॉन V क्या हो जाएगा, KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल, L1 अपॉन L2। समझ में आया? तो हमारा ये जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, E अपॉन V की जगह पर क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। तो हमारी इक्वेशन, लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज 1, दिस एज 2 एंड दिस एज 3, दिस इज 3। ओके, तो 2 को 3 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, मैं यहां पर इसको मिटाकर बता दे रहा हूं आप लोगों को। टू को 3 से डिवाइड करने पर यानी 2 अपॉन 3 करने पर हमें मिलेगा E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, E अपॉन V आ रहा है, वो जैसे E इज इक्वल टू KL1, V इज इक्वल टू KL2, तो E अपॉन V डिवाइड करने पर K से K कैंसिल, L1 अपॉन L2, तो E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। तो E अपॉन V की वैल्यू जो है L1 अपॉन L2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन V की जगह पर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सी रेजिस्टेंस है, शंट S। तो आपको शंट की वैल्यू पहले से ही मालूम है, आपने रखी हुई है, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू आप रख सकते हो इसको, 1 ओम 2 ओम जितनी भी रखना चाहो, ठीक है। तो शंट की वैल्यू आपको पता है, बैलेंसिंग लेंथ L1 आपने निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंट से, बैलेंसिंग लेंथ L2 निकाल चुके हैं। तो L1, L2 और S के हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए। तो हमने 2 एप्लीकेशन देखी। पहला एप्लीकेशन क्या देखा, हाउ टू फाइंड आउट द EMF ऑफ सेल, और दूसरा एप्लीकेशन हमने क्या देखा, हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। एक और एप्लीकेशन यहां पर यूज होती है जो होती है हाउ टू कंपेयर द EMFs ऑफ 2 सेल्स, वो भी हम लोग देख लेते हैं। To compare the EMFs of 2 cells, 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करना है। मैं इस फिगर को कंप्लीट कर देता हूँ, दिस इज माइनस, यहाँ पर क्या लगेगा आप लोग बता सकते हैं, ये वाले पॉइंट का नाम क्या था, दिस वाज A, ठीक है। यहाँ पर क्या था बताइए, यहाँ पर हमने एक की लगाई थी और की लगाकर एक रियोस्टैट लगाया था, रियोस्टैट के नॉब को कनेक्ट किया था इस तरीके से, एक पॉइंट से बैटरी का माइनस यहाँ से जुड़ा हुआ है, दिस इज RH, RH स्टैंड्स फॉर रियोस्टैट, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है EMFs ऑफ 2 सेल्स। इसका मतलब यहाँ पर 2 सेल्स होंगे जिनका EMF नहीं निकालना है आपको, उनको सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब डिवाइड करना। आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कंपेयर करना, यानी कि 2 सेल्स हैं E1 और E2, उनके रेशो को निकालना, पहले के कंपैरिजन में दूसरा कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। तो एक्चुअली कंपेयर करने का मतलब होता है रेशो निकालना, ठीक है। तो 2 सेल्स हैं जिनका E1 और E2 EMF है, उनको कंपेयर करना है, मतलब उनका रेशो E1 बाय E2 निकालना है। बहुत ही आसान है, देखिए क्या मॉडिफिकेशन करना है यहाँ पर। इसी पोटेंशियोमीटर में हम 2 सेल्स लेंगे, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। पहला सेल ये रहा, इसका EMF है E1, और दूसरा सेल ये रहा, इसका EMF है E2, ठीक है।
ये पहला सेल, इसका ईएमएफ है E1, ये दूसरा सेल जिसका ईएमएफ है E2, दोनों को हमने सिंगल पॉइंट से जोड़कर प्लस से जोड़ दिया, यानी दोनों के प्लस को हमने पॉइंट बी से जोड़ा है और ड्राइवर सेल के प्लस को भी पॉइंट बी से जोड़ा है। इसका मतलब हमें ऑपोजिंग ईएमएफ ही रखना है। ऑपोजिंग ईएमएफ रखेंगे तभी तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, अगर ऑपोजिंग ईएमएफ नहीं होगा तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, एक टू वे की आती है, आप लोगों ने लैब में देखा होगा टू वे की। टू वे की कुछ इस तरीके से होती है, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज सेंट्रल पॉइंट। यहाँ से गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहेगा और गैल्वेनोमीटर को जॉकी के थ्रू जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो दिस इज वन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से पहले सेल को फिर दूसरे सेल को बैलेंस करना है और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, फिर उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरीके से ज्वाइन करके ये टू वे की से ज्वाइन किया और उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब अगर हम मान लेते हैं इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, जब ये वाली की को ऑन करेंगे तो E1 यानी पहला वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला सेल सर्किट में आ जाएगा तो क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी हमें। बैलेंसिंग लेंथ के लिए उसको, बैलेंसिंग लेंथ को हम कहेंगे L1, तो हम कहेंगे if E1 is brought into the circuit, सर्किट में किसको लेकर आए, E1 को। कैसे लेकर आए, ये वाली की K1 और ये वाली की K2, K1 को ऑन करके हम E1 को सर्किट में लेकर आए, तब बैलेंसिंग लेंथ निकाली। देखिए कहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है गैल्वेनोमीटर का, बैलेंसिंग लेंथ आई। मान लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ है L1, तो हम लिख सकते हैं E1 is equal to KL1, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार में इसको हटा के इसको सर्किट में ले आएंगे, यानी E2 को सर्किट में लेकर आएंगे, इसकी K2 को ऑन करके। तो हम लिखेंगे if E2 is brought into the circuit, अगर हम E2 को सर्किट में लेकर आएंगे तो दूसरे सेल के हिसाब से बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। मान लेते हैं दूसरे सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है L2, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यस और नो, K तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए, नहीं भी पता होगी तो भी चलेगा। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू हमें K की वैल्यू से ही मिलेंगी, K की वैल्यू नहीं पता तो E1 और E2 नहीं पता चलेगा, लेकिन ये इक्वेशन तो तब भी ट्रू रहेगी। E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2। आप लोगों को सिर्फ क्या मालूम है, L1 और L2 मालूम है। क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, डिवाइडिंग 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, राइट। K से K कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज हाउ वी कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। आ गया आंसर, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल या गिव द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरी फॉर द कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल, आपको ये लिखना है। इट्स सो इजी एंड यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, क्या करना है समझ में आ गया होगा। पहले आपको इस तरीके से सर्किट को कनेक्ट करना है, फिर E1 यानी पहले सेल को सर्किट में लाना है, उसका EMF नहीं निकालना है, सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। बैलेंसिंग लेंथ है L1, तो इक्वेशन लिख लेना है E1 इज इक्वल टू KL1। फिर दूसरे सेल को सर्किट में लाना है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। बैलेंसिंग लेंथ है अगर L2 तो E2 इज इक्वल टू KL2, दोनों को डिवाइड कीजिए, E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. This was the third application of potentiometer. तो potentiometer की 3 applications कौन कौन सी हैं? पहली application to find out the EMF of a cell, दूसरी application to find out the internal resistance of a cell, और तीसरी application to compare the EMFs of two cells. अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रियोस्टैट के नॉब को अगर हम स्लाइड करके इधर पर ले जाएं, यानी यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, ये रियोस्टैट की जगह पर मैं एक इस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाई करके देता हूं। दिस इज
कैपिटल आर रेजिस्टेंस थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, अगर हम आर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या असर होगा? यहां पर बस एक ही सेल है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से न्यूमेरिकल में पूछते हैं। दिस इज द सेल, उसका ईएमएफ है ई, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ आ रही है एल। क्वेश्चन ये पूछा कि अगर हमने आर बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगर आर बढ़ा देंगे तो जैसे मान लो ये है 10 वोल्ट का, आर इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तब ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। यस और नो? अगर आर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो पहले अगर ये 1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा था तो बढ़ जाने पर V इक्वल टू आई आर होता है, ये ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो सर्किट को कम रेजिस्टेंस मिलेगी, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो सर्किट को यानी पोटेंशियोमीटर को कम वोल्टेज मिलेगा। मान लेते हैं पहले ये 12 वोल्ट का था जिसमें से 2 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा था तो सर्किट को 10 मिल रहा था। अब ये 12 वोल्ट का ही है, ये रेजिस्टेंस बढ़ाने पर 3 वोल्ट ड्रॉप करेगा। अगर ये 3 वोल्ट ड्रॉप करेगा तो सर्किट को कितना मिलेगा? सिर्फ 9। ये 12 वोल्ट का है, इसको और बढ़ा दिया, ये 4 वोल्ट ड्रॉप करेगा, 12 में से 4 गए तो कितना बचा? पोटेंशियोमीटर को कितना मिला? 8। यानी जैसे जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियोमीटर को मिलने वाला वोल्टेज कम होता चला जाएगा, ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? K इज इक्वल टू V अपॉन L। अगर V घट जाएगा तो K भी घट जाएगा। यस और नो? L तो उतनी ही है जितनी भी वायर की टोटल लेंथ है, अगर V घट जाएगा तो K भी घट जाएगा, और अगर K घट गया तो क्या होगा? E इज इक्वल टू के एल होता है, E इज इक्वल टू के एल। अगर K घट गया तो उतना ही EMF को बैलेंस करने के लिए अगर K डिक्रीज हो गया तो L को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज, क्योंकि सेल का जो EMF है वो तो सेम ही है, वो तो फिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा, K की वैल्यू घटेगी, और K की वैल्यू घटेगी तो L की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा लेंथ पर बैलेंस हो पाएगा। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका उल्टा कर दें, R की वैल्यू घटा दें तो क्या होगा? R की वैल्यू घटाने से K की वैल्यू भी घट जाएगी। R की वैल्यू घटाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट V बढ़ जाएगा तो K भी बढ़ जाएगा, और अगर K बढ़ जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ घट जाएगी। राइट? तो इसको भी आप नोट करके लिखिएगा, पॉइंट बनाकर लिखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आप बुक में से देखकर ट्राई कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर्स से, अपने स्कूल टीचर्स से पूछिए। आई एम ऑल्सो देयर फॉर योर हेल्प। कमेंट सेक्शन में आप कोई डाउट लिख सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी के साथ ही पोटेंशियोमीटर का टॉपिक कंप्लीट हुआ, साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।